नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आने वाले समय में आपका सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है और सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए जो हमारी न्यू ई बुक रिलीज हुई है टॉपर्स चॉइस, आज हम टॉपर्स चॉइस का पेज नंबर 1 से लेकर 10 तक के बीच से कुछ क्वेश्चन को सेलेक्ट करके आपको रिवीजन कराना है। इस ई बुक में टोटल 259 पेज हैं और ये मुझे रिवीजन कराने में 25 क्लास लगेंगे कम से कम। हर एक पेज से एक या दो क्वेश्चन लूँगा। ये क्वेश्चन फैक्ट से भी हो सकते हैं या फिर डायरेक्ट जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी हो सकते हैं, और जो भी फैक्ट है उसको मैं लिख के यहाँ पे आपको समझाऊंगा ताकि जो भी बच्चे लिए हैं या लेंगे उनको और भी इजी हो जाए इस चीज़ को समझने और याद करने में। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। हमारी कोई सा भी कंटेंट चाहिए ई बुक PDF, आप इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक का प्रयोग करते हुए व्हाट्सअप पे जाएंगे और वहाँ से आप कंटेंट बाय कर लेंगे। टुडे एग्जाम इंडियाज़ नंबर 1 कंटेंट GK GS के मामले में, है ना। नाम छोटा काम बड़ा हमेशा करके दूंगा, और जिस दिन लगेगा मुझे कि मैं खड़े नहीं उतर पा रहा हूँ उस दिन पढ़ाना छोड़ दूंगा। वीडियो सेव करके रख लेना, ठीक है भाई। ये हवाबाजी नहीं करता, ना करूँगा। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्री मानसून वर्षा का रूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्री मानसून वर्षा का रूप नहीं है? चेरी ब्लॉसम, काल बैसाखी, पश्चिमी विक्षोभ या बारदोसिला। इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है, पश्चिमी विक्षोभ। अन्य जो है चेरी ब्लॉसम हो गया, काल बैसाखी हो गया या फिर बारदोसिला हो गया, ये सभी के सभी जो है आपके प्रे मानसून वर्षा का उदाहरण है। हालांकि इसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे चेरी ब्लॉसम जो है या कॉफ़ी शॉवर जो है ये आपके कर्नाटक में इस नाम से जाना जाता है। काल बैसाखी जो है ये आपके पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और उनके आसपास के क्षेत्र जैसे झारखंड, उड़ीसा इत्यादि में इस नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और ये जो बारदोसिला है ये आपके असम में प्रे मानसून वर्षा का एक फॉर्म होता है। आप काल बैसाखी के जैसा ही समझ सकते हैं, जहां असम में इसे बारदोसिला नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों कहीं ना कहीं प्री मानसून वर्षा का रूप है, जबकि पश्चिमी विक्षोभ जो है ये भूमध्य सागर में उठती है और भारत में शीतकाल के दौरान वर्षा लाती है। शीतकाल के दौरान वर्षा लाती है, और शीतकाल के दौरान ये जो वर्षा आती है ये समस्त भारत में नहीं आती है, ये आपके भारत के जो है नॉर्थ वेस्ट रीजन में आती है, हरियाणा पंजाब में आती है। और ऑब्वियसली शीतकाल में रबी के फसल का समय हो रहा होता है, तो ये रबी के फसल के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। तो यहाँ से आपने ये सीखा कि भाई जो प्री मानसून वर्षा इंडिया में होती है ये कौन कौन से नाम से जाने जाते हैं। इसे हम आम्र वर्षा भी कहते हैं प्री मानसून वर्षा को, और इसी आम्र वर्षा को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में, कॉफ़ी शावर भी वहाँ होता है, काल बैसाखी बंगाल और आसपास के एरिया जैसे उड़ीसा इत्यादि में, बारदोसिला असम में, और पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? भूमध्य सागर से, जो कहाँ पे इंडिया में वर्षा करा रहा है? पंजाब हरियाणा में करा रहा है। किस मौसम के दौरान? शीतकाल के दौरान। किस चीज़ के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है? रबी के फसल के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है। अब वर्षा की बात हो गई है तो दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है कहाँ पे होता है? तो मासिन राम में होता है ना। मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होता है। ये मासिन राम जो है ये कहाँ पे है? ये आपके मेघालय के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? मेघालय के अंदर स्थित है। अगर आपसे कहे कि किस पहाड़ी रेंज में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो आप कहना खासी पहाड़ी रेंज में सबसे अधिक वर्षा होती है दुनिया के अंदर। इसके अलावा भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून में जो है भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में सबसे बड़ा वर्षा का स्रोत क्या है? तो आप कहना अरब सागर भारत में सबसे बड़ा वर्षा का स्रोत है। दूसरे नंबर पे बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमने वर्षा से थोड़ा सा आपको जानकारी दिया है। वर्षा मापने वाले यंत्र को रेन गेज कहा जाता है।
रेन गेज कहा जाता है। और सबसे शुद्ध जल जो है वर्षा के जल को ही सबसे शुद्ध जल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवाने अर्ज सल्तनत कालीन सैन्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दीवाने अर्ज सबसे पहले किस विभाग से जुड़ा हुआ था? तो सेना विभाग से जुड़ा हुआ था या सैन्य विभाग से जुड़ा हुआ था? इसकी स्थापना गुलाम वंश के प्रमुख शासक बलबन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है। अब गुलाम वंश की स्थापना, गुलाम वंश को और हम कई नामों से जानते हैं, जैसे ममलूक वंश भी इसे ही कहा जाता है, इलवारी वंश भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो आप कहना ये तुर्क थे, तुर्क। ठीक है, और ये तीनों नाम गुलाम वंश का ही है। इसकी स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, लाख बख्श भी कहा जाता है ना। इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में बनवाया गया था, ये ध्यान रखेंगे। कुतुब मीनार का जो है नींव, कुतुब मीनार का जो है नींव, खाली नींव रखने का काम किया था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है घोड़ा से गिरकर चौगान खेलते समय हुआ था, ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर। दूसरा जो ऑप्शन है आपके इल्तुतमिश, ये गुलाम वंश के प्रमुख शासक हुए। इन्होंने तुर्कान ए चिहलगानी दल की स्थापना भी करवाया, कौन? इल्तुतमिश। और जो कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था, तो इन्होंने निर्माण कार्य भी पूर्ण करवाया। वर्तमान स्वरूप में जो कुतुब मीनार है इनके कई फ्लोर है, तो ऊपरी फ्लोर जो है वो तुगलक वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया है, लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण करवाया? तो आप इल्तुतमिश का नाम बताना। बलबन अभी बताया, ये बलबन जो है दीवाने अर्ज की स्थापना किया था। इन्होंने जो है नवरोज त्यौहार मनाना स्टार्ट करवाया, जो पारसी नववर्ष है ना, पारसी त्यौहार है ये आपका नवरोज। इन्होंने सिजदा और पैबोस की प्रथा चलाया, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में? बलबन के बारे में। बलबन का एक उपनाम हुआ करता था जिल्ले इलाही, है ना, इसे जिल्ले इलाही भी कहा जाता था। रजिया सुल्तान इंडिया की प्रथम महिला शासिका के रूप में काउंट होते हैं, और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। इनकी शादी अल्तुनिया से हुआ था, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सबसे पहले महिलाओं को संसदीय आरक्षण या फिर राज्य के विधानसभा भी यहाँ पे ऐड कर लेना, कोई भी बड़ी बात नहीं है, यानी संसद में भी और विधानसभा में भी 1/3 आरक्षण के लिए कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम सबसे पहले लाया गया था? तो महिलाओं के आरक्षण के लिए सबसे पहले 81वां संविधान संशोधन विधेयक 1996 लाया गया था। इसके बाद भी कई बार प्रयास किए गए, है ना, और अंततः 106वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 के द्वारा महिलाओं को संसद में और राज्य के विधानसभा में 1/3 आरक्षण जो है मुकम्मल किया गया। तो आई होप आपको समझ में आया कि ये क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले इस प्रकार की बात के लिए कौन सा संशोधन अधिनियम विधेयक लाया गया? तो आप कहेंगे 81वां, है ना, और जो कार्य पूर्ण हुआ यानी 1/3 जो है आपके आरक्षण दे दी गई है महिलाओं को, तो ये आपका 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के द्वारा दिया गया। ठीक है, हालांकि ये बाद में लागू हुआ। 104वां संविधान संशोधन क्या कहता है? 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है SC ST, है ना, SC ST के आरक्षण सीमा को बढ़ाया गया। साथ ही साथ जो भी एंग्लो इंडियन की सदस्य की नियुक्ति किया जाता था राज्य के विधानसभा के अंदर गवर्नर के द्वारा और लोकसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ये प्रथा को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 103वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा जो है EWS को, जो सामान्य वर्ग के लोग लेकिन गरीब, उनको 10
10% का आरक्षण जो है गारंटी दिया गया। तो ये बात ध्यान रखेंगे। ये चारों संविधान संशोधन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 102वां 101वां ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक ओबीसी से है और 101वां जो है जीएसटी से है। ठीक है भाई। इसके अलावा आपका कई सारे संविधान संशोधन आपके एग्जाम में आता रहता है, जैसे 42वां संविधान संशोधन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 61वां संविधान संशोधन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 69वां काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा जो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था 44वां काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन जिसके तहत मौलिक कर्तव्य और के तहत जो है 11वां मौलिक कर्तव्य आया और 21 के ए में शिक्षा का अधिकार भी आया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल जो संविधान संशोधन की अनुमति देता है आर्टिकल ये 368 है, जो आपके संविधान संशोधन की व्यवस्था या उपबंध इस आर्टिकल में किया गया है। संविधान संशोधन की व्यवस्था साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का हटना होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, ऐसी अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, इसकी उल्टा कर लीजिए, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन को हटना, तो उस ऐसे अभिक्रिया को हम अवकरण अभिक्रिया कहते। लेकिन यह क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है ना। ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन हटेगा तो ऑक्सीकरण, है ना। और ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अवकरण, और दोनों अभिक्रिया एक साथ हो जाए तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये तीनों में आपसी संबंध है, अवकरण, ऑक्सीकरण और रेडॉक्स, ये दोनों साथ में चले तो रेडॉक्स। अब ऑक्सीकरण किसे कहेंगे, ये प्रश्न का आंसर है तो आप समझ गए होंगे। इसका जस्ट उल्टा होता है अवकरण, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है अवकरण। ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक से रिप्लेस कर देता है अधिक अभिक्रियाशील धातु और खुद का यौगिक का निर्माण कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी के बुक का, और कई बार यही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आते भी हैं। CuSO4 कॉपर सल्फेट को जब आप लोहा से प्रतिक्रिया कराते हैं तो फेरस सल्फेट बन जाता है ना, FeSO4 बन जाता है, और यहाँ पे आपका जो है Cu अलग हो जाता है। इसमें हम देखने से पता चलता है कि Cu को इस यौगिक से हटा दिया है कौन, Fe खुद का यौगिक का निर्माण कर लिया है और Cu को हटा दिया है। ये कैसे होता है, इसके लिए मैंने आपको क्लास में बताया है। अभिक्रियाशील जो चेन है आपको याद करना होगा कि जो ज़्यादा अभिक्रियाशील है वो मतलब कम अभिक्रियाशील वाले को भगा देता है। इसका मतलब लोहा और कॉपर में ज़्यादा अभिक्रियाशील आपके लोहा हैं। और याद रखने के तरीके भी मैंने बताया था कि जो जितना महंगा है वो उतना कम अभिक्रियाशील होता है। इसका मतलब सोना बहुत कम अभिक्रियाशील होता होगा, इसीलिए महंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? देखिए, बीसीसीआई जो भारत में क्रिकेट का जो है कई घरेलू श्रृंखला को होस्ट करते हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी क्रिकेट होती है इंडिया से, तो उनके जो आप एक शासी निकाय है वो बीसीसीआई है। इसकी स्थापना आपके 1928 में हुआ था और इसका हेड क्वार्टर या मुख्यालय मुंबई में स्थित है ना। और इनके जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे आपके कौन, आर ग्रैंट गोवन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आर ग्रैंट गोवन जो है बीसीसीआई में प्रथम अध्यक्ष हुआ करते थे। रोजर बिनी बीसीसीआई के एट प्रेजेंट अध्यक्ष है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और देवजीत सैकिया जो है बीसीसीआई के वर्तमान में सचिव हैं, जिन्होंने जय शाह का स्थान लिए हैं। इसी प्रकार के कई सारे खेल की संस्थान हैं या फिर शासी निकाय है जिसको आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाता है इंडियन ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1927 में हुई थी, यानी बीसीसीआई से जस्ट 1 साल पहले। लेकिन इसका नाम जो है दोराबजी टाटा के साथ जुड़ा हुआ है और संस्थापक में दोराबजी टाटा साहब का ही नाम आता है, और प्रथम अध्यक्ष भी दोराबजी टाटा ही रहे थे इंडियन ओलंपिक कमेटी के, जिनके वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा मैडम और प्रथम महिला अध्यक्ष भी है। ठीक है। इनके अलावा जो खेल में है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई की स्थापना कब होती है, 1984 में होती है, और साई के पदेन सभापति
राष्ट्रपति या अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के जो वर्तमान पीएम होते हैं वही होते हैं। इनके अलावा और भी कई सारे चीज़ हैं, जैसे शतरंज बोर्ड की मुख्यालय कहाँ है, हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई, ये सब चीज़ हम इस क्वेश्चन के माध्यम से कर लेना चाहते हैं, मतलब कर लेना चाहिए, ठीक है। इनके अलावा और एक जो खेल का इंस्टीट्यूट है, कौन सा है वो, रुकिए 1 मिनट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्पोर्ट्स, ये कहाँ पे है पूछा जाता है तो आप कहना ये पटियाला में है। इनके अलावा 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किस तत्व के सीट पर अल्फा कण के प्रवाह से खोजा था। मतलब जेम्स चैडविक ने क्या किया कि एक जो है पत्थर लिया किसी तत्व का और उस पर जो है अल्फा कण का बमबारी किया, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसारित किया, प्रवाह किया उस पत्थर के ऊपर से, तब उन्होंने न्यूट्रॉन का पता लगाया था। तो ये था भैया बेरिलियम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। बेरिलियम के सीट पे जो है जेम्स चैडविक ने अल्फा कण से बमबारी किया तो उन्होंने पाया कि एक उदासीन कण निकल रहा है और इसका नाम इन्होंने न्यूट्रॉन रखा, है ना, और ये न्यूट्रॉन कहलाए। न्यूट्रॉन में जो है कोई भी आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन कण होता है, और एक न्यूट्रिनो होता है, न्यूट्रिनो, है ना, ये न्यूट्रॉन अलग है, एक न्यूट्रिनो अलग है। न्यूट्रिनो की खोज पॉली ने किया था, है ना, न्यूट्रिनो की खोज जो है पॉली ने किया था, और न्यूट्रॉन का खोज जो है चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन आपके जो परमाणु के 3 मौलिक कण हैं उनमें आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, ठीक है। तो 1932 में किसके प्रयोग करते हुए, यानी किस सीट का प्रयोग करते हुए पता लगाया था, तो बेरिलियम। कौन, जेम्स चैडविक साहब, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो आप बेरियम देख रहे हैं, आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि आतिशबाजी में, आतिशबाजी के दौरान आपके जो हरा रंग की उत्पत्ति होती है उसका मुख्य कारण क्या है, तो ये बेरियम है जो हरा रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये स्ट्रांसियम है जो लाल रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है आतिशबाजी के दौरान। इनके अलावा ये जो नोवेलियम है ये आपका एक रेडियो सक्रिय, है ना, रेडियो एक्टिविटी तत्व है और इसका परमाणु क्रमांक 102 होता है, और ये जो है डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में इसका नाम नोवेलियम रखा गया है। यही नोबेल पुरस्कार जो है ये भी इन्हीं के नाम पे है, डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था, तो ये है स्वामी सहजानंद सरस्वती। इन्होंने बिहार में 1929 में प्रांतीय किसान सभा का जो है गठन किए थे। इनके अलावा यही स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1936 में, यानी 7 वर्ष के बाद लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। ये दोनों ही अलग है और दोनों को आपके अलग अलग आंसर देना है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में किया गया था, और जो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन है तो नाम से स्पष्ट है कि ये बिहार में होता होगा, और ये 1929 में हुआ था। लेकिन जो अखिल भारतीय वाला लखनऊ में हुआ था ये हुआ था 1936 में। तो दोनों बात ध्यान रखना, कैरेक्टर जो है संस्थापक दोनों का सेम है। इनके अलावा राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय को आप किस किस चीज़ के लिए जानते हैं, तो वेदांतम कॉलेज के लिए जानेंगे, है ना, वेदांतम, एक सेकेंड, वेदांतम कॉलेज के लिए जानेंगे, वेदांतम कॉलेज के लिए जानेंगे, आत्मीय सभा के लिए जानेंगे, आत्मीय सभा 1815 इनके लिए जानेंगे, ब्रह्म समाज के लिए जानेंगे 1828, है ना। ये सभी के सभी कृत्य जो है राजा राममोहन राय साहब से जुड़े हुए हैं। इनके अलावा सहजानंद सरस्वती साहब के बारे में बता दिया हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके बारे में 1875 के आर्य समाज के फाउंडर हैं ये, है ना, आर्य समाज के फाउंडर हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। सत्यार्थ प्रकाश जो किताब है, सत्यार्थ प्रकाश, इनके राइटर हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, इनको जानेंगे। वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास, है ना, तो ये वाला जो स्लोगन है इनके लिए भी स्वामी दयानंद सरस्वती को जानेंगे। ईश्वरचंद विद्यासागर को हम विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1855 के समय याद किए, 1856 माफ कीजिए, इनको याद किए थे, मतलब इनको इस चीज़ से रिलेट करेंगे, लेकिन मैं यहीं पे एक विरोधाभास करते हुए बता दिया हूँ कई बार और एग्जाम में पूछा भी गया है। विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना जो है महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था ना, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना।
लेकिन विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का नाम जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर से जुड़े हुए होते हैं। तो ये चारों कैरेक्टर जो आपके ऑप्शन में हैं उनसे जो संबंधित क्वेश्चन आंसर है वो हमने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 के अनुसार भारत के पंचायती राज और मत्स्य एवं पशुपालन मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो ये हैं आपके राजीव रंजन सिंह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है। इस मंत्रालय के जो अभी वर्तमान कार्यकाल चल रहा है, इनसे पहले वाले कार्यकाल में गिरिराज सिंह साहब जो है पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री रहे थे। राजनाथ सिंह वर्तमान में जो हैं रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह साहब है ना, रक्षा मंत्री हैं। इनका जो है पिछले कार्यकाल में भी सेम पोर्टफोलियो था, इस बार भी सेम है। इनके अलावा जो आपके डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दिख रहे हैं, ये आपके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में मंत्री हैं। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वर्तमान में भारत के खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है, यानी खेल मंत्री कौन है? आप लोग जरूर बताइएगा। क्या अनुराग कश्यप जी हैं? बताइएगा कौन है, हमको क्या पता। आप आंसर दीजिएगा जिनको आता होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये आपके 1986 में पारित किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जा रहा है। ठीक है, इनके अलावा जो आपके प्रोजेक्ट टाइगर है ये आपसे बहुत पूछा जाता है। 1973 में हुआ था आपका प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना। प्रोजेक्ट एलिफेंट भी है एक, 1992 में आया था प्रोजेक्ट एलिफेंट, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। प्रथम औद्योगिक नीति की बात करें तो 1948 में आया था प्रथम औद्योगिक नीति, कई बार फिर बाद में संशोधन किया गया। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था 1949 में, है ना। इसके अलावा जो पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। ये कुछ एक बात आपके एग्जाम में आता रहता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। इनके अलावा किसी विद्युतीय परिपथ में धारा के प्रवाह को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ठीक से क्वेश्चन पढ़िए, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। किसी विद्युतीय परिपथ में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, वहाँ पे जो धारा का प्रवाह है उनको मापने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर का आप प्रयोग करते हुए जो चालू सर्किट है उसमें जो है धारा का माप बताते रहता है, गणना करता रहता है, इसके लिए हम गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे अमीटर से भी आप विद्युत धारा को मापते हैं, लेकिन ये किसी चालू सर्किट में नहीं, है ना। ये हम सिर्फ मापने के पर्पज से इस्तेमाल करते हैं। और जो गैल्वेनोमीटर है ये चालू सर्किट में लगा दिया जाता है, जो दिशा और धारा की प्रवाह तो मापे करता है, दिशा को भी बताता है। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पे आंसर होगा इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, है ना। इसके अलावा जो आपके धारा होते हैं, विद्युत धारा होते हैं या करंट होते हैं जिसे बोलते हैं अपन, इसकी मात्रा क्या होती है? तो आप कहेंगे एम्पियर होता है ना। क्या होता है? एम्पियर होती है इनकी मात्रा। तो ये भी ध्यान आपको रखना है, ए से डिनोट करते हैं, है ना। और करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। इनके अलावा जो है आपका मल्टीमीटर, नाम से स्पष्ट है, मल्टी टैलेंटेड आदमी होता है ना, तो वैसे ये मल्टीमीटर है। इससे आप बहुत विभिन्न चीज माप सकते हो। आप इससे वोल्टेज ले सकते हो, है ना, इससे जो है वोल्टेज ले सकते हो, करंट भी ले सकते हो, ये जो है अमीटर का भी काम करेगा। रेसिस्टेंस भी ले सकते हैं, ये आपके प्रतिरोध मापक का भी काम करेगा, यानी ये मल्टी काम करता है। इनके अलावा मीटर का बता दिया, गैल्वेनोमीटर का बता दिया। पोटेंशियोमीटर एक प्रकार का मीटर होता है जो कई सारे इक्विपमेंट में लगे होते हैं, जो आपके वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए इसे घुमाया जाता है। एक छोटी सी नॉब होती है जिसे घुमाया जाता है, तो आप देखोगे कि वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, तो उसे पोटेंशियोमीटर कहा जाता है। ओलंपिक नियम के अनुसार बैडमिंटन खेल में तीसरी राउंड कितने पॉइंट पर पहुंचते ही खिलाड़ियों को अपना साइड बदलना होता है? देखिए, जो बैडमिंटन का खेल होता है ये 3 राउंड के लिए होता है। तो जो निर्णायक राउंड होता है या थर्ड राउंड होता है, उसमें किसी टीम को या किसी खिलाड़ी को कितने पॉइंट हो जाता है तो एक दूसरे जो है अपना साइड बदल लेता है। ठीक है, इस साइड वाला खिलाड़ी इधर, इस साइड वाला खिलाड़ी इधर आ जाएगा। तो ये कब होता है? 11 पॉइंट पे होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर 11 पॉइंट हो जाएंगे, है ना। देख, जो बैडमिंटन खेल है वो 21 अंकों के लिए खेला जाता है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 21 अंक पे जीत होती है ना, बैडमिंटन खेल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा बैडमिंटन खेल से जुड़े और भी कई सारे चीज़ आप सीख सकते हैं। जैसे बैडमिंटन खेल में खेल की मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो मैदान की लंबाई जो है 44 फीट होती है, 44 फीट होती है, या फिर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 13.41 के करीब, यानी 13.4 आता है।
ठीक है, इतना मीटर होता है। और ये सिंगल प्लस डबल दोनों के लिए लेंथ हमेशा समान रहता है, लेकिन जो बैडमिंटन खेल में मैदान की चौड़ाई होती है वो आपके सिंगल प्रतियोगिता के लिए मैदान की जो चौड़ाई होती है 5.18 मीटर होती है, और डबल प्रतियोगिता के लिए थोड़ा सा बढ़ जाता है, 6.1 मीटर हो जाता है। तो ये दोनों बात ध्यान रखना, अगर इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 17 फीट और 20 फीट होता है। अब आपको ऐसे समझना है इसके मैदान के, है ना, कि भाई जो है लेंथ जो है हमेशा एक ही रहेगा, 44 फीट रहेगा, 13.4 मीटर रहेगा, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो। लेकिन यहाँ पे सिंगल में अलग और डबल में अलग हो जाता है मैदान की चौड़ाई, है ना। 17 फीट हो जाता है सिंगल में, 20 फीट हो जाता है डबल में। मीटर में कन्वर्ट करेंगे 5.18 आएगा, और यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे 20 फीट को तो 6.1 आएगा आपके मीटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बैडमिंटन का जो है यहाँ पे आपका। निम्नलिखित को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श प्राप्त होता है? राष्ट्रपति को, सॉरी, आर्टिकल 143 के अनुसार राष्ट्रपति साहब को सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श जो है प्राप्त होता है। आर्टिकल 87 क्या है ना, आर्टिकल 86 क्या है, यह भी हाल में बताया है, क्योंकि A to Z आर्टिकल मैंने अलग से पढ़ा दिया है, तो इसको एक्सप्लेन करने से बच रहा हूँ। क्यों? टाइम किल हो रहा है। आर्टिकल 108 भी पढ़ाए ही होंगे, है ना, 143 भी पढ़ाए ही होंगे, तो आर्टिकल वाले वीडियो जाके देख लीजिएगा। A to Z आर्टिकल बता दिया हूँ, मेरे ख्याल में 42 मिनट में पूरे, है ना, 300 जितने भी आर्टिकल हैं 395 सबको समझा दिया हूँ। किस अधिनियम एक्ट के अनुसार देश में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था? कौन से अधिनियम या एक्ट आया था जिसके अनुसार देश में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था? तो ये था भैया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये किसके समय में आया था ये भी पूछा जाता है, तो वारेन हैंगस्टस, है ना, हैंगस्टस। इसके नाम लिखने में गलती हो सकती है मेरे से, कोई दिक्कत नहीं, ये मानना, है ना। क्यों भैया? क्योंकि इन लोगों का नाम ही अलग रहता है, मनमर्जी चलता है, ठीक है। यहाँ पे राम और रहीम तो है नहीं, हैंगस्टस कैसे, है ना, तो इतना तो याद नहीं रख पाऊंगा ना, कंप्यूटर थोड़ी हूँ, ठीक है। तो ये वारेन हैंगस्टस, है ना, तो इनके काल में आया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। इसी एक्ट के थ्रू सबसे पहले इंडिया में 1774 में, याद रखना ये एक्ट भले 1773 के नाम से हैं, लेकिन आपके सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है ये 1774 में आपका फोर्ट विलियम प्रेसर में हुआ था। कहाँ पे? कोलकाता के अंदर। इसे भी ध्यान रखना। और ये जो आपके सर्वोच्च न्यायालय थे ये 4 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय थे, 1+3 के रेशियो में, यानी 1 आपका चीफ जस्टिस हुआ था और 3 गो अन्य जस्टिस था। जो पहला चीफ जस्टिस था उसका नाम है इलीजाह एम्पे, है ना, इलीजाह एम्पे। ये रेलवे पहले पूछता था, अब नहीं पूछते हैं ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बाद में कि इंडिया में पहले हाई कोर्ट का गठन कब हुआ, तो 1862 बताना, और पहला हाई कोर्ट भी कोलकाता ही बता देना। फिर उसके बाद बम्बई और मद्रास में भी उसी ईयर में हुआ था। तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा सा हमने यहाँ पे बता दिया है। इनके अलावा जो रॉलेट एक्ट है ये कब आया था? ये 1919 में आया था। किसके समय में आया था? तो आप कहेंगे ये जेम्स फोर्ड के समय में। आधा फोर्ड मैंने अंग्रेजी में लिख दिया, जेम्स फोर्ड के समय में आया था। और यही रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून कहा गया था, है ना, तो कहीं ना कहीं जालियांवाला बाग हत्याकांड का कारण के जो है मेन जड़ कह सकते हैं आप। इसी के कारण जो हमारे कुछ नेतागण को अरेस्ट किया गया था, उन्हीं को लेके हम विचार विमर्श करने अमृतसर के जालियांवाला बाग में बैठे थे, तभी जो है जनरल डायर गोली चलवाया था। भारत सरकार अधिनियम 1881 रेगुलेटिंग ने बता दिया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 ये लीटन के समय में आया था, है ना, ये जो है लॉर्ड लीटन के समय में आया था। और ये देसी भाषा में या स्थानीय भाषा में जो भी पत्रकारिता वगैरह हुआ करता था उस समय, उसको जो है अंकुश लगाने के लिए इस प्रकार का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया था। नेक्स्ट है हमारा नई शिक्षा नीति नेप 2020, है ना। नेप 2020 जो है निम्नलिखित में से किस कमिटी पे आधारित हुआ करता था? ठीक है, तो ये है आपका जो है, कहाँ गए,
KS कस्तूरी रंगन समिति पे नेप आधारित है, ठीक है, नेप न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। मालेगाम समिति बता रखा हूँ ये किससे संबंधित होता है। मालेगाम समिति जो है ये जो आपके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट होते हैं MFI कंपनी, इनकी एक न्यू करी MFI NBFC है ना, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां, ठीक है। तो ये वाली जो है ये वाली जो प्रचलन में MFI NBFC आया तो इसके ऊपर मालेगाम समिति ने काम किया था। तेंदुलकर समिति जो है ये गरीबी निर्धारण से संबंधित है ना, गरीबी निर्धारण से संबंधित है आपके तेंदुलकर समिति, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसे भी जो है ध्यान रखेंगे तेंदुलकर समिति को गरीबी से। बलवंत मेहता समिति हो गया, अशोक मेहता समिति हो गया, ये मेहता वाला जो समिति है वो आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है, तो उन्हें भी ध्यान रखना है ना, ग्राम पंचायत वाले को भी ध्यान रखना। तो ये चारों समितियां मैंने बता दिया भाई किस किस से संबंधित है। GST से पूछा जाता है, GST वाला समिति भी पूछा जाता है। केलकर समिति है ना, DJ केलकर समिति जो है GST से संबंधित है। नाबार्ड से भी पूछा जाता है, नाबार्ड से भी पूछा जाता है ना। तो ये आपके जो है शिवरामन समिति है ना, शिवरामन समिति है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा आगरा स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो देखिए आगरा स्थित जो मोती मस्जिद का निर्माण है इस शाहजहां के द्वारा किया गया था, लेकिन जो आगरा का किला है इसका निर्माण किया गया था अकबर के द्वारा। तो ये भी ध्यान रखना, आगरा का किला अकबर, आगरा के किला परिसर में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, है ना। इसके अलावा शाहजहां बहुत सारे चीज़ करवाए, इंडिया में बहुत सारे चीज़ बनवाए, इसीलिए शाहजहां के शासनकाल को मुगल कालीन स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है ना, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और अकबर के काल को मुगल कालीन साहित्यिक स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसके जो नवरत्न थे वो काफ़ी पढ़े लिखे हुआ करते थे, है ना। बाबर भारत में मुगल वंश के पानीपत के प्रथम लड़ाई 1526 में जो है इब्राहिम लोदी को हराते हुए संस्थापक बने थे, और इसकी मृत्यु 1530 में हुए थे। इन्होंने 4 लड़ाई लड़ा था, है ना। पानीपत की लड़ाई, खानवा का लड़ाई, पानी पियो खाना खाओ चाय पियो घर जाओ, चंदेरी की लड़ाई और घाघरा की लड़ाई। हुमायूं के द्वारा भी कई सारे काम हुए थे। हुमायूं जो है आपका शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में जो है कन्नौज की लड़ाई या बिलग्राम की लड़ाई, चौसा की लड़ाई, ये सब आपको ध्यान रखना है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन से। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थापित किया गया था। भारत का पहला जो गोल्फ क्लब है ये किस शहर में स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था कोलकाता में, और उनका नाम हुआ करता था रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब, है ना, रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब। तो ये भी ध्यान रखना, है ना, ये आपका जो है भारत का पहला गोल्फ क्लब है, इसे ध्यान रखना। मुंबई में कुछ हुआ था क्या खेल भावना से पहला, है ना। तो ओरिएंटल क्रिकेट क्लब आपसे पूछा जाता है ये कहाँ स्थित है और कब इसकी स्थापना हुआ था। तो ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की स्थापना 1848 में हुआ था, हाँ 1848 में ही हुआ था, और ये आपके मुंबई में स्थित है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। शिमला में जो है 1888 के दौरान डुरंड कप का पहला मैच खेला गया था। ये पूछा जाता है कि डुरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है, सबसे पहले डुरंड कप। तो इनकी पहली मैच जो है कहाँ खेला गया था, तो शिमला में। कब खेला गया था, तो 1888 में। लखनऊ में इस प्रकार की चीज़ की कोई भी नहीं है। हाँ, लखनऊ में एक चीज़ जरूर है, यहाँ ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जो आपका अभी 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ है ना, तो आपसे पूछा जाता है, उत्तराखंड में हुआ ये, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज़ादी के बाद प्रथम राष्ट्रीय खेल किस शहर में हुआ था। तो आज़ादी के बाद प्रथम राष्ट्रीय खेल 1948 में लखनऊ में कराया गया था। इस प्रकार की एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। इनके अलावा परागन में पराग कोश से परागन का निकलकर एस्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया होती है। एस्टिग्मा किसके प्रमुख भाग होते हैं। कहते हैं कि जो परागन में आपका क्रिया होता है वो आपका परागकण निकल जाती है और एस्टिग्मा तक पहुंचती है। तो ये एस्टिग्मा जो है किसके प्रमुख भाग होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन पूछने वाले। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर अंडप हो जाएगा। देखिए अंडप क्या है, फीमेल अंग है फूल और पादप में, है ना। और इस अंडप के कई सारे भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं जो प्रमुख हैं। एस्टिग्मा होता है एक, एस्टिग्मा होता है एक,
एक आपका स्टील STYLE ऐसा ही होता होगा, हाँ स्टील ठीक है, YLE ठीक है, और एक आपका अंडाशय होता है, अंडाशय। तो ये तीनों जो हैं अंडक के भाग होते हैं, और ये टोटल अंडक किसके भाग हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके जायांग के भाग, है ना। और ये जायांग क्या है, तो ये आपके पादप में फीमेल अंग है ना। उसी प्रकार से पादप में मेल अंग को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं, पुमंग। यहाँ ऑप्शन में एक है, ये पादप के मेल अंग है, जायांग फीमेल अंग होते हैं, है ना। पादप के जायांग के भाग होते हैं अंडक, और अंडक के अपना 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टील और अंडाशय। तो ये राइट आंसर यहाँ पे अंडक को आंसर करना पड़ेगा। बाद में कि एंजियोस्पर्म क्या, जिम्नोस्पर्म क्या, ये बहुत छोटी बात है। इनके अलावा लता मंगेशकर को सर्वाधिक गाना गाने हेतु किस वर्ष में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है में नाम आया था, इसका आंसर 1974 हो जाएगा। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न दिया गया था, है ना, बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, तो इन्हें ध्यान रखेंगे, है ना। 1989 में लता मंगेशकर जी को कुछ मिला है क्या 1989 में, तो यहाँ पे लता मंगेशकर को 1989 में कुछ मिला है, तभी तो मैं ऑप्शन रखा हूँ ना, एक सेकंड थोड़ा याद करने दीजिए। 1989 में सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला होगा, और 1999 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था, तो ये भी ध्यान रख लेना। पद्म विभूषण मिला था 1999 में, और 2001 में भारत रत्न, 1989 में दादा साहब फाल्के, जो सिनेमा के क्षेत्र में इंडिया में सबसे बड़ा अवार्ड है, क्योंकि ये भारतीय सिनेमा के जनक के नाम पे है। ठीक है भाई, तो ये सब ध्यान रख लेना। 1974 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा लता मंगेशकर पुरस्कार जो है 2 स्टेट देते हैं, एक तो आपके महाराष्ट्र देते हैं, है ना, और एक आपका कौन सा स्टेट देते हैं, आप लोगों से यहाँ पे आंसर डिमांड करूँगा। सिर्फ वही एक स्टेट का नाम लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने महाराष्ट्र लिख ही दिया है, और 2 ही स्टेट इनके नाम पे अवार्ड देते हैं। टाइम मैगजीन के 13 से 100 यहाँ पे होगा। टाइम मैगजीन के 100 शक्तिशाली लोगों के लिस्ट में वर्ष 2024 के लिए भारत की एकमात्र कोई अभिनेत्री था जिनका नाम आ गया था। तो आप लोग बताएंगे कि वो कौन सा अभिनेत्री थे। तो ये अभिनेत्री का नाम होता है भैया, है ना, आलिया भट्ट। क्या होता है, आलिया भट्ट का नाम आ गया था, है ना, टाइम 100 जो शक्तिशाली लोग हैं उनके लिस्ट में। और भारतीय मूल के कई आदमी आए थे उस समय, उस 2024 के लिए, है ना। अजय सिंह बंगा जो विश्व बैंक के हेड है वो भी आए थे, सत्यम नडेला, और एक कोई पहलवान साक्षी मलिक, ये चारों के नाम आए थे। 4 जन आए थे भारतीय मूल के इस लिस्ट में, 100 जो टाइम मैगजीन के शक्तिशाली लोग होते हैं उनके लिस्ट में। तो आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, सत्या नडेला और आपका अजय सिंह बंगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आलिया भट्ट हो जाएगा। इनके अलावा जो करीना कपूर है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका एक किताब आता है प्रेगनेंसी बाइबल, तो ये पूछा जाता है। प्रियंका चोपड़ा, इनका भी एक किताब आता है अनफिनिश्ड, ये पूछा जाता है। ताहिरा कश्यप, इनका भी किताब है, ताहिरा कश्यप का द 7 सिंस बीइंग अ मदर, इस प्रकार की किताब है ना। तो ये ताहिरा कश्यप की किताब है, इनसे ये पूछा जाता है। आयुष्मान खुराना भी मदद की हालांकि उसमें, और ये दोनों पति पत्नी हैं। ब्याज की दर तथा मुद्रा की मांग के बीच किस प्रकार का रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है, प्रतिलोम संबंध होता है। ब्याज की दर अगर बढ़ जाएगी, है ना, ब्याज की दर अगर बढ़ जाएगी, मैं आरबीआई के लिहाज से समझा देता हूँ। आरबीआई यहाँ पे अगर अपना जो है रेपो रेट बढ़ा दे, या फिर रेपो रेट बढ़ाना मतलब ब्याज की दर ही बढ़ाना, क्योंकि रेपो रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन देते हैं आरबीआई। तो ब्याज की दर जैसे ही बढ़ाएगा, लोन जो है कम लेंगे कमर्शियल बैंक, लोन कम लेंगे, जनता को लोन जो है मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि भाई ब्याज ज़्यादा है ना, तो कुछ तो लोन लेने में हिचकिचाएगा ही। तो इसी स्थिति में क्या हो जाएगा, जो मुद्रा का फ्लो है वो क्या हो जाएगा, डिमांड घट जाएगा, क्योंकि भाई लोन लेने का काम जो है सुस्त पड़ गया है ब्याज बढ़ने से। जैसे अभी अभी आपने सुना होगा कि भाई लगातार आरबीआई 2 तिमाही में जो है अपना रेपो रेट घटा दिया थोड़ा थोड़ा करके। तो इससे क्या हो जाता है, मुद्रा का फ्लो बाजार में बढ़ जाएगा, क्योंकि लोन लेना जो है उसमें ब्याज दर कमर्शियल बैंक भी कम लगाएगा, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेगा, इसीलिए मुद्रा का डिमांड बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ब्याज बढ़ा दिया जाए तो मुद्रा का डिमांड घट जाता है। ठीक है, और मुद्रा बहुत ज़्यादा फ्लो में है, मार्केट में बहुत ज़्यादा मुद्रा हो गई है, तो मुद्रास्फीति होती है, यानी महंगाई होती है। ये तो आप सभी समझते हैं, इसको मैं कई बार अच्छे से समझा चुका हूँ, है ना, और कई क्लास में चेन बना के समझा चुका हूँ कि यहाँ से रेपो रेट बढ़ाया गया, लोन कम लिया, इसके पास पैसा कम गया, कम खर्च किया, मुद्रास्फीति मतलब स्टडी है।
ब्याज रेपो रेट घटा दिया, लोन जो है आसानी से कमर्शियल बैंक को कम ब्याज पे मिला, लोगों को भी तुरंत दे दिया कम ब्याज पे, लोग ज़्यादा पैसा हो रहा है, महंगाई बढ़ गया, मुद्रास्फीति बढ़ गई, चीज़ों के भाव बढ़ गए, पैसा की वैल्यू घट गई। ये सब कई बार बता चुका हूँ, तो ये सब समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारी कोई सा भी कंटेंट चाहिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के प्रयोग करके व्हाट्सएप पे जाइए, वहाँ से आप कंटेंट बाय कर सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, सफल होइए, है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में, जय हिंद।